प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम कोश विज्ञान का परिचय, कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान, कोशों के विविध प्रकार आदि पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम कोश विज्ञान की उपयोगिता, महत्ता, कोशों की परिभाषा आदि पर चर्चा करेंगे। कोश विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा है। कोशकार भाषा का इतिहासकार होता है। उसका कर्तव्य होता है कि वह किसी भी शब्द के स्वरूप और अर्थ का यथातथ्य निरूपण, विश्लेषण और विवेचन करे। कोश शब्द का प्रयोग लंबे समय से होता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी कोई नया शब्द नहीं है। इसके लिए संस्कृत में कोश और कोश दो वर्तनियाँ प्रचलित थीं, जिनका प्रयोग कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, संदूक, ढक्कन, खोल आदि के अर्थ में होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कोश उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ जिनमें कुछ संग्रह किया जा सके। मानव ज्ञान की प्रगति के साथ साथ अन्य विषयों की तरह कोशों की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। कोश अब मात्र संदर्भ ग्रंथ ही नहीं रह गए हैं, उनके प्रयोग के नए आयाम सामने आए हैं। भाषा शिक्षण, भाषा नियोजन, तकनीकी शब्दावली का गठन और सामग्री निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में कोशों का उपयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि के साथ साथ दुनिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच नाना प्रकार के आदान प्रदान, चाहे वे विचार के स्तर के हों या वस्तु या तकनीक के, सब बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अनुवाद करने पड़ते हैं। इन सब के लिए द्विभाषी या बहुभाषी कोशों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आजकल अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ कोश विज्ञान का पठन पाठन भी होने लगा है। इसके लिए भी कोश कला या कोश रचना और कोश विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अब हम शब्दकोश का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में शब्दकोश के लिए निघंटु, नाममाला, माला, शब्दार्णव, अभिधान आदि शब्द प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा में भी कोश और कोश शब्दकोश तथा खजाना के अर्थ में प्रयुक्त होते थे, परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के लिए और कोश का प्रयोग खजाना के लिए रूढ़ हो गया है। अमर सिंह के प्रसिद्ध अमरकोश का मूल नाम लिंगानुशासन था, जिसे बहुत बाद में अमरकोश कहा जाने लगा, जब कोश का प्रयोग आज के अर्थ में रूढ़ हो गया। अंग्रेजी भाषा में कोश के लिए डिक्शनरी शब्द प्रयुक्त होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन का डिक्ere शब्द से हुआ है। लैटिन में इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी में कहे या बोले गए शब्दों के संग्रह को डिक्शनरी कहा गया। शब्दकोश की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें कुछ प्रचलित परिभाषाओं पर यहाँ हम विचार करेंगे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उसके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतया वर्णानुक्रम से दिए रहते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उनमें रहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतया वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। हिंदी शब्दसागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। मानक हिंदी कोश के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए हों। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ, पर्याय, प्रयोग या विलोम हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की
प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। अब यहाँ हम उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार देख सकते हैं कि कोश वह संदर्भ ग्रंथ है जिसमें भाषा विशेष के प्रायः सभी अथवा उद्देश्यानुसार वे सभी सूचनाएं मिल जाएं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे शब्दों का अर्थ, अनुक्रम, उच्चारण, उद्धरण सूक्ति, व्याकरणिक कोटि, व्युत्पत्ति, पर्याय, विलोम आदि दिया गया हो या विषयानुसार शब्द तथा कथन आदि का संकलन किया गया हो। अब आगे हम कोश की उपयोगिता को जानने का प्रयास करेंगे। उपयोगिता का प्रश्न भी कोश के प्रकार से ही बहुत कुछ जुड़ा है। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि व्युत्पत्ति, मानक वर्तनी, व्याकरणिक कोटि, मानक उच्चारण, अर्थ, मानक प्रयोग, परिचय, पर्यायता, अनेकार्थता तथा एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषाओं में प्रतिशब्द आदि की दृष्टि से कोश का उपयोग अज्ञात को ज्ञात बनाने के लिए, अर्धज्ञात को पूर्ण ज्ञात बनाने के लिए तथा शंकाओं के समाधान के लिए किया जाता है। अर्थात अलग अलग प्रकार के कोशों का अलग अलग उपयोग है। शब्दकोश का एक उपयोग है तो विश्वकोश, विषय कोश का दूसरा तथा प्रयोग कोश का तीसरा। ऐसे ही पारिभाषिक कोश का एक उपयोग है तो पर्याय कोश और उद्धरण कोश का दूसरा, या व्युत्पत्ति कोश का एक उपयोग है तो उच्चारण और अध्येता कोश का कुछ और। आगे हम इसी क्रम में कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान के मूल अर्थ को जानेंगे। कोश विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है, भाषा का शब्दकोश एक संदर्भ ग्रंथ है जिससे भाषा का प्रयोक्ता शब्दों के संदर्भ में उनका अर्थ तथा प्रयोग, शब्द का उच्चारण, उसकी व्युत्पत्ति और उसका विकास, शब्द किस स्रोत से आया और कालक्रम में उसमें क्या परिवर्तन हुए आदि, शब्द से व्युत्पन्न अन्य रूप, शब्द से बने मुहावरे आदि, शब्द की व्याकरणिक विशेषताएं जैसे संज्ञा, क्रिया आदि शब्द वर्ग, उन वर्गों के संदर्भ में लिंग, वचन, कारक आदि रूप परिवर्तन, अर्थ की दृष्टि से शब्द के पर्याय, विलोम, ये सारी जानकारियां प्राप्त करता है। इस प्रकार शब्दों के संदर्भ में इन सभी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की कला को ही कोश विज्ञान कहा जाता है। कोश विज्ञान विविध कोशों के संदर्भ में अच्छे कोश के निर्माण का ज्ञान देता है। आगे हम शब्दार्थ विज्ञान, जिसे लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। शब्दार्थ विज्ञान में शब्द के रूप और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। किसी भी भाषा की संपूर्ण शब्द राशि या शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। भाषा में शब्दों की संख्या अगणित होती है, शब्द नाना प्रकार के होते हैं और उनके प्रयोग, व्यवहार आदि में बड़ी विविधता होती है। इसलिए प्रायः यह समझा जा सकता है कि भाषा के शब्द भंडार में शब्दों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। वे विशृंखल और अव्यवस्थित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान देने से पता चल जाएगा कि भाषा के शब्द विशृंखल नहीं होते, वे आपस में एक व्यवस्थापक रूप में संबंधित होते हैं। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता होती है, अपना अस्तित्व होता है और इस दृष्टि से वह शब्द एक स्वतंत्र इकाई होता है। यह इकाई अन्य इकाइयों से अलग नहीं होती, बल्कि उनके साथ संयुक्त होती है। वह भाषिक व्यवस्था का एक अंग होती है। उसका प्रयोग या व्यवहार अन्य इकाइयों से संदर्भित होता है। शब्दों का यह पारस्परिक संबंध दो प्रकार का होता है। पहला, रूपावली संबंध। इसके अंतर्गत शब्दों की एक इकाई अन्य इकाइयों के साथ परस्पर परिवर्तनीयता या प्रतिस्थापना के रूप में संबद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शाब्दिक इकाई एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती है, चाहे अर्थों में भले ही कोई अंतर क्यों न आ जाए। शाब्दिक इकाइयों के रूपावली संबंध को परस्पर व्यतिरेक, समानता या विरोध के आधार पर माना जाता है। उनका अध्ययन भी इसी आधार पर किया जाता है। इससे शब्दों का अभिधात्मक अर्थ ज्ञात होता है। इसके अंतर्गत पर्याय, विपरीतार्थक शब्द आदि आते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है, रेखीय या विन्यासात्मक संबंध। यह संबंध दीर्घतर संरचना में शब्दों के प्रयोग या व्यवहार और उनके परस्पर संबंध पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत शब्दों के व्याकरणिक अर्थ का अध्ययन किया जाता है।
उदाहरण के लिए राम आम खाता है में राम का आम और खाता है के साथ संबंध कर्ता और आम कर्म और खाता क्रिया है। शब्द भंडार भाषिक व्यवस्था का वैसा ही एक अंग है जैसा ध्वनि शास्त्र या स्वनिम विज्ञान या रूपिम विज्ञान या वाक्य विन्यास। इसलिए इसका अध्ययन इन अंगों से अलग हटकर निरपेक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। इनमें आपस में बड़ा गहरा संबंध है। आगे हम कोषों का वर्गीकरण देखेंगे, जिनका मुख्य आधार पर जो कोषों का वर्गीकरण किया गया है। कोषों के वर्गीकरण के मुख्य आधार 7 हो सकते हैं। पहला, उद्देश्य के आधार पर कोषों का उद्देश्य मोटे रूप से अर्थ, प्रतिशब्द, पर्याय, विलोम, परिचय, विवेचन, प्रयोग, व्युत्पत्ति, उच्चारण, संग्रह आदि देना हो सकता है। दूसरा आधार भाषा का है, जिसके अंतर्गत एक भाषिक, द्विभाषिक, त्रिभाषिक तथा बहुभाषिक कोष हो सकते हैं। तीसरा आधार है प्रविष्टि का आधार। सामान्य शब्दों, पारिभाषिक शब्दों तथा भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कोष तथा मुहावरे और लोकोक्तियों के अलग अलग कोष भी हो सकते हैं। अगला आधार है काल का। इसके अंतर्गत एक कालिक, जिसमें एक काल के शब्दादि को लिया गया हो। बंगला का एक कोष चलंतिका इसका उदाहरण है। दूसरा ऐतिहासिक या कालक्रमिक कोष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसका उदाहरण है। पांचवा जो है आधार अर्थ है, इसके अंतर्गत समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी आदि कोष बनाए जाते हैं। अगला जो है प्रविष्टि क्रम, आदि वर्णानुक्रमानुसारी। आजकल के अधिकांश कोष ऐसे ही हैं। अक्षर संख्यानुसारी, चीनी भाषा के कई कोष इस तरह के हैं। अंत्य वर्णानुक्रमानुसारी, संस्कृत के कई कोषों में इस क्रम का प्रयोग मिलता है। धातु क्रमानुसारी, जिसके अंतर्गत सईदुल खरी का अरबी कोष इसका उदाहरण है। विषयानुसारी, जिसके अंतर्गत संस्कृत का अमर कोश, राजिट का अंग्रेजी थेसारस, पर्याय कोश इसके उदाहरण हैं। अगला आधार है विशिष्ट दृष्टिकोण। इस दृष्टि से शब्दकोश 2 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य और भाषा वैज्ञानिक। सामान्य कोश से तो हम परिचित हैं। भाषा वैज्ञानिक कोश में अर्थीय घटक जैसे माता में हम देखेंगे, उसमें मानव प्लस मानव और पुरुष, वयस्क और संतान। प्रयोग और रूपांतरण विशिष्टता जैसे धातु की प्रविष्टि में प्रेरणार्थक रूप बनेगा या नहीं, सकर्मक है तो उससे अकर्मक बनेगा या नहीं, अकर्मक है तो उससे सकर्मक बनेगा या नहीं, उससे आज्ञा का रूप बनेगा या नहीं, केवल सामान्य है या रंजक भी या वृत्तिक भी या काल द्योतक भी, योजक भी, संज्ञा है तो गणनीय है या अगणनीय, विशेषण है तो विशेष्य विशेषण है अथवा विधेय विशेषण अथवा दोनों, अथवा प्रविशेषण अथवा सभी, किसके साथ सह प्रयोग हो सकता है किसके साथ नहीं, इत्यादि ऐसी बातें दी जाती हैं जो भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मशीनी अनुवाद के लिए अपेक्षित द्विभाषिक कोश में सामान्य और भाषा वैज्ञानिक कोशों दोनों ही का एक सीमा तक समन्वय होता है। आगे हम कोशों के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। कोशों का सर्वस्वीकृत वर्गीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कोशों के अनेक प्रकार हैं और उन्हें अनेक आधारों, उद्देश्य, भाषा, प्रविष्टि, काल, अर्थ, प्रविष्टि क्रम, विशिष्ट आदि दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कोश के निर्माण में एक अधिक आधारों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे एक ही कोश में प्रतिशब्द, पर्याय, विलोम, व्याख्या, व्युत्पत्ति, उच्चारण आदि दिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में इसी आधार पर अधिकतर कोशों का निर्माण हो रहा है। अभी आपने कोशों के वर्गीकरण के आधारों को देखा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में कोशों के मूलतः 4 प्रकारों की चर्चा की है: व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश, भाषा कोश और विषय कोश। यूँ तो इनमें भी काफ़ी तरह के कोश समाहित किए जा सकते हैं, किंतु यहाँ एक नए ढंग से कोशों के प्रकार को आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है शब्दकोश, दूसरा पुस्तक कोश, साहित्यकार कोश, साहित्य धारा कोश, काल कोश, बोली कोश, भाषा कोश। भाषा और बोली के कोश
मोटे रूप से 17 से 18 प्रकार के हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्णनात्मक कोश, ऐतिहासिक कोश, तुलनात्मक कोश। तुलनात्मक कोश में सामान्य और पारिभाषिक शब्दावली, शब्द परिवार कोश, धातु कोश, उपसर्ग कोश, प्रत्यय कोश, संज्ञा कोश, विशेषण कोश, अव्यय कोश, प्रयोग कोश, उच्चारण कोश, व्युत्पत्ति कोश, पर्याय कोश, विलोम कोश, संक्षेप कोश, अनेकार्थी कोश आदि कोश जो है वर्गीकरण प्रकार किए गए हैं। दूसरा विषय कोश, जिसके अंतर्गत एक विषय कोश, विश्वकोश, परिभाषा कोश, उद्धरण जिसको सूक्ति कहते हैं, सूक्ति कोश, अनेक विषय कोश के अंतर्गत विश्वकोश, नाम कोश, सूक्ति कोश। आगे अन्य कोश के अंतर्गत लोकोक्ति कोश, मुहावरा कोश, प्रयोग कोश, शब्द सूची या अनुक्रमणिका, इस तरह से वर्गीकरण किए गए हैं। इस वर्गीकरण को अपेक्षाकृत अच्छा होते हुए भी पूर्णतः निर्दोष नहीं कहा जा सकता। इनमें बनाए जाने वाले अब तक के सभी प्रकार के कोशों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, किंतु कोश का विषय इतना विशाल है और नए नए तरह के वर्गीकरण देना संभव नहीं है जो सदा सर्वदा संगत हों। अब हम इन विविध प्रकार के कोशों में कुछ मुख्य कोशों पर अलग से विचार करेंगे। पहला है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश गद्य या पद्य की किसी भी पुस्तक का हो सकता है। हिंदी में विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, जिसके शब्दों का विनय कोश नाम से महावीर प्रसाद मालवीय तथा मानस के शब्दों का रामायण कोश नाम से केदार नाथ भट्ट द्वारा प्रकाशित किया गया कोश है। दूसरा है साहित्यकार कोश। तुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्दों का तुलसी शब्द सागर संग्रह हरि गोविंद तिवारी और संपादन भोलानाथ तिवारी ने किया है। ब्रजभाषा सुर कोश, जिसका प्रेम नारायण टंडन, मीरा कोश शशि प्रभा, कबीर कोश परशुराम चतुर्वेदी तथा महेंद्र द्वारा बनाए गए हैं। अगला जो प्रकार है साहित्य धारा कोश। काव्य या गद्य की धाराओं का भी कोश हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम विभाग में संत काव्य धारा का कोश बनाया गया है। अगला प्रकार है काल कोश। किसी काल विशेष के पूरे साहित्य के भी कोश बन सकते हैं। रीतिकाल का एक प्रकाशित कोश जो है रीतिकाल पर हो चुका है। अगला जो है बोली कोश। किसी भी बोली का कोश इसके अंतर्गत आता है। हिंदी में अवधी, भोजपुरी, मगही आदि कोश बन चुके हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भी हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी का त्रैभाषिक कोश बनाया गया है जो कार्पस आधारित है। अगला जो है भाषा कोश। किसी भाषा के कोश को भाषा कोश कह सकते हैं, जैसे हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश, रूसी कोश, जापानी कोश आदि। अगला जो प्रकार है वर्णनात्मक कोश है। वर्णनात्मक कोश में किसी भाषा के एक निश्चित कालखंड को आधार बनाकर कोश का निर्माण किया जाता है। इस कोश में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन अर्थों को प्रयोगाधिक्य के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है। इस कोश में उस अर्थ को सबसे पहले दिया जाता है जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी का हिंदी शब्द सागर वर्णनात्मक कोश का उदाहरण है। अगला कोश हम देखेंगे ऐतिहासिक कोश। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा या बोली के सभी कालों में प्रयुक्त शब्दों को शामिल किया जाता है। इसमें शब्दों का क्रम प्रयोग काल के आधार पर निश्चित किया जाता है। शब्दों के जो अर्थ सबसे पहले प्रयुक्त हुए हैं वे सबसे पहले रखे जाते हैं और बाद में विकसित अर्थ क्रमशः बाद में। संस्कृत का मोनियर विलियम्स कोश, अंग्रेजी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आदि ऐतिहासिक कोश के उदाहरण हैं। अगला जो कोश का प्रकार हम देखेंगे तुलनात्मक कोश। तुलनात्मक कोश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। यह कोश दो प्रकार का होता है। एक
स्रोत भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं में व्याख्या की जाती है। दूसरे में सिर्फ प्रतिशब्द रखे जाते हैं। कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित हिंदी अंग्रेजी पारिभाषिक कोश ऐसे ही कोशों के उदाहरण हैं। अगला प्रकार उच्चारण कोश हम देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोश होता है। किसी भी शब्द की वर्तनी या स्पेलिंग को शुद्ध उच्चारण करने में इस कोश का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कोशों में शब्दों का मानक उच्चारण दिया जाता है। जिन भाषाओं में लेखिमों और स्वनिमों में सामंजस्य नहीं होता और उनका अंतर बहुत ही उल्लेखनीय होता है, उनमें इन कोशों की बड़ी आवश्यकता होती है। डेनियल जोन्स का अंग्रेजी उच्चारण कोश बहुत प्रचलित है। उच्चारण कोश के अंतर्गत हम शब्दों का उच्चारण बार बार सुन सकते हैं। अगला जो कोश है व्युत्पत्ति कोश। इन कोशों के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति दी जाती है, जैसे संस्कृत शब्द अग्नि, पाली में अग्नि और हिंदी में आग। इस तरह से कोई भी शब्द किस तरह से उसका मूल शब्द क्या था और किस तरह से उसकी व्युत्पत्ति आगे आकर के कैसे बदल करके नए शब्द बने। अगला कोश जो है तकनीकी शब्दावली कोश, जो कि एक तरह से पारिभाषिक कोश का ही रूप है। इसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग तकनीकी शब्दावली कोश बनाए जाते हैं। ये कोश अनुवाद विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक भाषा से दूसरे भाषा में भाषा शिक्षण के लिए भी ये तकनीकी शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजभाषा हिंदी में भी ये तकनीकी शब्दावली कोश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला कोश जो है वर्तनी कोश है। इन कोशों में शब्दों की मानक वर्तनी दी जाती है। वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस कोश का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। अगला कोश है समनाम कोश। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी और उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को समनाम कोश के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो प्रकार है विपरीतात्मक या अंतवर्णानुक्रम कोश। आधुनिक दृष्टि से ये कोश पाठ्यपुस्तक तैयार करने वालों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। अगला प्रकार है व्याकरणिक कोश। इस प्रकार के शब्दकोश के अंतर्गत व्याकरणिक कोटियों को दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि, जो किसी भी शब्द की व्याकरणिक कोटि को निर्धारित करते हैं। अगला आवृत्ति कोश है। इन कोशों में शब्दों के आवृत्ति की संख्या दी जाती है। अधिक आवृत्ति वाले शब्दों को पहले और कम आवृत्ति वाले शब्दों को बाद में दिया जाता है। अगला एक प्रकार है पर्याय या पर्यायवाची कोश। निघंटु, अमरकोश आदि पर्याय कोश हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्राचीन और पहले बने कोश पर्याय कोश ही थे। अगला एक प्रकार है कृति कोश का। मानस कोश, प्रसाद शब्दकोश, कबीर शब्दकोश। किसी भी रचनाकार या साहित्यकार की किसी एक कृति का या उसके समस्त कृतियों का के शब्दों का इसमें इस कृति कोश के अंतर्गत कोश तैयार किया जाता है। अगला है शिक्षार्थी या अध्येता कोश। सामान्य, जिसके अंतर्गत सामान्य शिक्षार्थी कोश और विशिष्ट शिक्षार्थी कोश तैयार किए जाते हैं, जो कि अन्य भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समानांतर कोश। समानांतर कोश जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा का बिल्कुल पैरेलल जो डिक्शनरी तैयार की जाती है, जो कि मशीनी अनुवाद में बहुत ही सहायक होता है। आजकल जो पहले कोश कार्य बहुत ही श्रमसाध्य, बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रम का कार्य होता था, आज टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के आने से कोशकारिता बहुत ही आसान और बहुत ही रुचिकर हो गई है। कंप्यूटर और भाषा विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी ने कोशकारिता को बहुत ही रुचिकर और आसान बना दिया है। इस प्रकार बहुत सारे मशीनी अनुवाद के कार्य में जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोशों का निर्माण किया जा रहा है। एक कार्पस आधारित बहुत सारे कोश तैयार किए जाते हैं, जिसमें
जो फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी जिसको बारंबारता कोश कहा जाता है, जो इसमें सबसे मुख्य रूप से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट शब्दों के आधार पर डिक्शनरी तैयार की जाती है, जो द्वितीय भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भाषा अध्ययन के संदर्भ में कोश का अपना विशिष्ट स्थान है। इसका संबंध भाषा की मूलभूत इकाई शब्द से होता है। कोश विज्ञान ने शब्दों का अध्ययन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किया है। वह शब्द की व्यवस्था के अध्ययन के साथ साथ उसके प्रयोगगत विविध संदर्भों का उद्घाटन भी करता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कोश विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो आजकल के आधुनिक भाषा विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और द्वितीय भाषा शिक्षण आदि में कोश का जो है योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।